डेफिनेशन भी पुट आउट कर रहे हैं, फिर उनका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उनका यूनिट डिसाइड करते हैं, फिर सब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात भी करते हैं। तो बेटा इस लेक्चर में पहले अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो बात करें सर, एक तो होता है सर अदिश राशि, एक है सर वो सदिश राशि। तो सर कौन है स्केलर और वेक्टर? सर कौन है स्केलर और वेक्टर? तो आप ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमने कहा कि सर बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, ये आपकी भौतिक राशियां हैं सर। सर बहुत सारे एग्जांपल है सर, कौन था सर? आप देखो, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है, ठीक है, विस्थापन है, समय है, द्रव्यमान है, वेग है, चाल है, संवेग है, लिखते जाओ सर, इनफाइनाइटली चलती है। तो ये सब के सब भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब सर हम डायरेक्शन के बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो भौतिक राशियां हैं सर, उनको हम दो भाग में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्शन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं सर, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो भौतिक राशियां हैं सर, उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन है सर? एक है सर अदिश राशियां, एक कौन है? अदिश राशियां। सेकंड कौन है सर? सदिश राशियां। सेकंड कौन है सर? सदिश राशि। एक तो कौन होती है सर? अदिश राशियां होती है, और एक कौन होती है सर? सदिश राशियां होती है। सर कैसे? सर दिशा के आधार पे, एक सदिश और एक अदिश। तो कौन सदिश कौन अदिश? तो नाम डेफिनेशन से ही, सॉरी, इनका जो नेम आपने दिया सर, वो उसी से क्लियर हो जाएगा कि तो सदिश में क्या हो और अदिश कौन है। सदिश जो दिशा के साथ हो, सदिश जो दिशा के साथ हो वो कौन? सदिश। और जो दिशा के साथ में नहीं हो वो कौन है? अदिश। एक ध्यान रखिए, सदिश जो दिशा के साथ हो, जिसमें दिशा भी शामिल हो वो सदिश, और जिसमें दिशा शामिल नहीं हो, उल्टा बोल दीजिए, जिसमें दिशा शामिल नहीं हो वो कौन है? अदिश राशि। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी राशि जिनमें दिशा इन्वॉल्व होती है, दिशा होती है, सदिश होती है, जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशि होती है। और हम इसको और डिटेल्स करें तो हम कहेंगे कि सर जो भी क्वांटिटीज होती है सर, उसमें परिमाण तो सब में होगा ही होगा। जैसे हमने लिखा चाल, तो हमने लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, फिर हमने लिखा वेग, ये लिखा 40 किलोमीटर पर आवर लिखा। तो ये कहलाता है परिमाण। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। कोई भी भौतिक फिजिकल क्वांटिटी है उसमें सर परिमाण तो होगा ही होगा। आप कुछ भी लिख दीजिए, हमने लिखा बल, क्या है सर? बल सर 5 न्यूटन। तो ये कौन है? परिमाण, और ये कौन है? द्रव्यमान। आप कुछ और लिख दो सर, वेग, चाल, फोर्स, आप संवेग लिख दो। तो संवेग हम लिखेंगे तो संवेग आएगा सर, मैंने लिखा 10, सर इसका जो निकलता है किलोग्राम, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। आगे चल के बनाएंगे फिलहाल, ठीक है। ये तो आपने किया है, न्यूटन तो बल, फोर्स न्यूटन राइट होता है। तो आप देखो सर, चाल हो, वेग हो, बल हो, संवेग हो, आप कितनी ही भौतिक राशि लिखते हैं, सब में परिमाण तो होगा ही होगा। जितना है 10, 5, 40, 50। तो ऐसी कोई भौतिक राशि नहीं होती है जिसमें परिमाण नहीं होता, परिमाण तो होगा ही होगा। तो आप देखो, अगर सदिश राशियों की बात करेंगे तो उसमें भी परिमाण होगा, अदिश राशियों की बात करेंगे तो सर उसमें भी क्या होगा? परिमाण। परिमाण तो होगा ही होगा। परिमाण तो यहाँ पर भी होता है और परिमाण यहाँ पर भी होता है। परिमाण बहुत जगह आपको फाइंड आउट होगा। सदिश राशि है तो भी उसमें परिमाण होगा, अदिश राशि होगी तो भी उसमें परिमाण होगा। बस इतना सा है कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी आ जाए, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो वो कौन? सदिश। और जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं हो वो कौन? अदिश। तो ये है हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है सर? ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या बताया सर? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी हो वो सदिश, और ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं हो वो अदिश। तो क्या बताया सर? दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं सर। कुछ भौतिक राशियां अदिश राशियां होंगी, कुछ
भौतिक राशियां अदिश सदिश राशियां होंगी। तब किसको हम अदिश बोलेंगे, किसको हम सदिश बोलेंगे? तो मैंने बोल दिया कि सर परिमाण दोनों में ही होता है। जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो वो सदिश होती है, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है वो अदिश होती है। या और भी ढंग से लिखें तो हम सिंपल से परिभाषा बोलेंगे पहला सदिश राशि। क्या ऐसी भौतिक राशियां, एक भौतिक राशि ही कौन है? सदिश। एक भौतिक राशि ही कौन है? अदिश। तो हम बोलेंगे ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें उनकी कंप्लीट जानकारी देनी हो, उसके बारे में किसी को बताना है, ठीक है, उनकी कंप्लीट जानकारी हमें किसी को देनी है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, पूर्णतया जानकारी देने के लिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। क्या कहा? परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो कहलाती है सदिश राशियां। मतलब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की जानकारी किसी और को दे रहे हैं तो हमें ये फील करना है कि क्या उसको कंप्लीट व्यक्त करने के लिए परिमाण से ही काम चल रहा है क्या, या परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। अगर केवल परिमाण से काम चल जाए तो अदिश राशि, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़े वो कौन है? सदिश राशि। कुल मिला के हमें भौतिक राशि को व्यक्त करना है, किसी और को बताना है, उसकी जानकारी हमें देनी है। तो अगर किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण से ही काम चल रहा है, उसमें उसकी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो वो कहलाती है अदिश। और जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़े वो कौन है? सदिश। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो वो कहलाती है सदिश राशियां। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती हो वो कहलाती है अदिश राशियां। डेफिनेशन क्लियर? पर अभी भी आपके माइंड में क्लिक नहीं हो रहा सर ये कैसे समझा दूं? तो अब देखो मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं एग्जांपल उठाता हूं, फिर बताते हैं कि सर ये सब के सब कौन है? फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इनमें से कुछ तो क्या होगी? स्केलर, और सर इसमें कुछ क्या होगी? वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन हो तो वेक्टर क्वांटिटी, और केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन नहीं हो तो फिर कौन है? स्केलर। कौन है? स्केलर क्वांटिटीज हो। तो सर ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सर इनमें से कुछ तो स्केलर है और कुछ इसमें क्या है? सर वेक्टर है। कुछ स्केलर और कुछ वेक्टर। किस बेसिस पे? सर डायरेक्शन के बेसिस पे। मैग्नीट्यूड तो सर दोनों में ही है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन है वो वेक्टर, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है वो वेक्टर स्केलर। तो सर हमें 1 बाय 1 स्टडी करो कि सर जैसे हमें देखना है कि सर हमें दूरी बताना है, या सर हमें समय को बताना है, या फिर हमें द्रव्यमान बताना है कि सर ये वेक्टर है या फिर ये स्केलर है। तो आप देखो हम समय की बात करना है। किसकी बात करते हैं? समय की। तो सर समय वेक्टर है या स्केलर? तो आप इसके बारे में थिंक आउट करो, सोचो कि अगर मुझे किसी को समय रिप्रेजेंट करना हो, समय के बारे में जानकारी देनी हो तो हम कैसे बताते हैं? कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करेगा क्या टाइम हुआ है? सामने वाला क्वेश्चन क्या है? यह टाइम बताना, क्या टाइम हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्लॉक से देखेंगे, आप बोलेंगे 11 o'clock। ठीक है, 11 बज रहे, या बोलेंगे 11:30 बज रहे, या बोलेंगे 12:30 हो रहे, या बोलेंगे 1 बज रहा है, या बोलेंगे शाम 5 बज रहे, 5 PM है। यही तो बोलते हैं 1 बज गया, 2 बज गया, 5 बज गया, 6:30 बज गए। कभी आपने टाइम के साथ में डायरेक्शन यूज करना जरूर समझा? कि आपने बताया कि 11 बज रहे नॉर्थ डायरेक्शन, या 12 बज गए साउथ डायरेक्शन, या 1 बज गया अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या आपने कभी किसी को इस वे में टाइम बताया? अरे सर डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत? टाइम तो अपने आप आप बोलो 5 o'clock तो 5 बज रहे, आपने बोला 6 o'clock तो 6 बज रहे। आप समझ रहे? सर इसमें हमें डायरेक्शन बताने की क्या आवश्यकता पड़ रही? हम क्यों हम ये बताएंगे 1 बज रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, 2 बज रहे साउथ डायरेक्शन, तो क्या इसकी आवश्यकता है? टाइम बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं सर, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। हमें कह रहे हैं कि 5 PM है, शाम के 5 बज गए हैं सर, 6 AM है सर, मॉर्निंग का सुबह के 6 बज रहे हैं सर। तो डायरेक्शन तो नहीं लगा रहे ना, केवल क्या बता रहे हैं सर? मैग्नीट्यूड, परिमाण से ही काम चल रहा है हमारा। समय को व्यक्त करने के लिए हमें
परिमाण से ही काम चल रहा है, इसमें हमें डायरेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किससे काम चले, परिमाण से। किससे काम चले, परिमाण से। किसकी आवश्यकता नहीं हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, वो कौन है, स्केलर। तो बताइए, समय को व्यक्त करने के लिए क्या हमें परिमाण से ही काम चल रहा है, क्या दिशा भी बतानी पड़ती है, क्या दिशा, समय में हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए समय किसमें चला गया, अदिश राशि। तो हम बोलेंगे समय कौन है सर, अदिश राशि। अब समझ में आ रहा है। सेकंड, जैसे हमने कहा सर द्रव्यमान ले लीजिए, क्या ले लीजिए, द्रव्यमान। सर द्रव्यमान को चेक करो, सदिश है कि अदिश है। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा आपका वेट क्या है, भार मान लीजिए, द्रव्यमान मान लीजिए, तो बोलेगा आप में द्रव्यमान कितना है, आपका भार कितना है, वेट कितना है, तो कैसे बताते? कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा भी आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 50 किलोग्राम, या बोलोगे 65 किलोग्राम, या बोलोगे 90 किलोग्राम। ये तो बोलते हैं 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, ये तो बोलोगे। 60 किलो, 50 किलो, 45 किलो। कभी आपने ऐसा बोला किसी को कि 50 किलो है लेफ्ट डायरेक्शन में, या 60 किलो है राइट डायरेक्शन में, या 90 किलो है अपवर्ड डायरेक्शन में? क्या डायरेक्शन लगाते हो क्या? बताइए, डायरेक्शन लगाते हैं? द्रव्यमान को जब भी आप रिप्रेजेंट करें तो क्या बोलेंगे? सर 60 किलो है, 50 किलो है, या 55 किलो है, या 90 किलो है। हम डायरेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे 60 किलो नॉर्थ डायरेक्शन में है, या 80 किलो साउथ डायरेक्शन में है, या ईस्ट डायरेक्शन में है, या अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्या डायरेक्शन लगाओगे? तो डायरेक्शन लगा तो सामने वाला बेवकूफ समझेगा, अरे यार क्या बता रहे, पागल हो गया क्या? डेफिनेटली क्वेश्चन में सामने वाला बोलेगा ना कि इसकी जरूरत कहां पड़ रही, वेट में हमें डायरेक्शन की जरूरत कहां पड़ रही? हमें तो केवल बता रहे कि आपका वेट कितना है, 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है। अब 70 किलो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा तो नीड नहीं है, इसकी तो नीड नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान को हमें किसी को पूर्णता व्यक्त करना है, द्रव्यमान के बारे में बताना है, तो हमें केवल और केवल किससे काम चल रहा है, परिमाण से। इसमें भी हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। क्या बताया? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण से ही काम चल जाए, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कौन है, अदिश। और जिसमें परिमाण के साथ दिशा बताने की आवश्यकता पड़े, वो कौन है, सदिश। वो कौन है, सदिश। वो कौन होंगे बेटा, सदिश होंगे। तो आप देखो, समय में क्या हमें दिशा बताने की आवश्यकता है क्या? तो आप बोलो सर समय में तो दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो समय कौन हुआ, अदिश। आप बताइए, क्या द्रव्यमान में हमें दिशा बताने की आवश्यकता है क्या? सर द्रव्यमान में दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सर ये भी कौन है, अदिश। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि सर अगर हम बात करें दूरी की और विस्थापन की, इन दोनों को भी देख लीजिए आप, दूरी और विस्थापन की बात करें तो सर इसमें कौन सदिश है, कौन अदिश है, सर कैसे देखेंगे? तो देखो, इसको भी अपन देख सकते हैं जी कोई कि सर अगर हम दूरी और इसकी बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, बताइए, दूरी की बात कर लें, विस्थापन की बात कर लें, काफी आसान है बेटा। आप जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड करेंगे तो अपने आप आपका माइंड काम करेगा कि सब कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। फिलहाल तो आप डेफिनेशन पे फोकस करें, ठीक है? फिलहाल तो हमें डेफिनेशन पे फोकस करना है कि कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है। तो बता दिया, ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता हो, वो सदिश राशियां होगी। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं हो, वो कौन है, सर वो है अदिश राशियां। जैसे मैंने बताया द्रव्यमान में सर परिमाण चाहिए, समय दिशा नहीं चाहिए, स्केलर। समय व्यक्त करते हो, समय बताते हो, तो सर क्या चाहिए, परिमाण, दिशा नहीं चाहिए, तो वो भी कौन हुआ, स्केलर। तो ऐसे ही हमें देखना है कि सर और कौन है। तो आप बात करें सर दूरी की, किसकी बात करेंगे, दूरी की। और सर किसकी बात करें, विस्थापन। किसकी बात करें, दूरी की। और किसकी बात करें, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, दूरी की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो बताइए इसमें कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है? तो देखो, इसका वेक्टर और स्केलर देखने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा दूरी की डेफिनेशन क्या हो।
दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा अपन बात कर रहे थे दूरी और विस्थापन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूरी की क्या डेफिनेशन होगी, हम दूरी से कहते हैं। सेकंड में हम बात करेंगे कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस या दूरी की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है। सर क्या है डिस्टेंस, तो हम डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्या कहा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया जो कुल पथ होता है सर वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। क्या हम सही कह रहे हैं क्या? आप देखो इसका मीनिंग समझिए। हमने कहा कि सर हरमाड़ा से चोमू की डिस्टेंस कितनी है, सर 17 किलोमीटर है। क्या कहा हमने, हरमाड़ा से चोमू की डिस्टेंस कितनी है, सर 17 किलोमीटर अराउंड मान लीजिए। तो आप बताइए कि अगर हम हरमाड़ा से चोमू तक ट्रैवल करके जाना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो आप बताओ उस वस्तु को या उस व्यक्ति को सर कितनी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, कितना पथ चलकर जाना पड़ेगा। सर अंडरस्टूड सर, जितना हरमाड़ा और चोमू के बीच जो डिस्टेंस है उतना ही पथ उसको चलना पड़ेगा। आपने कहा कि सर कितना है, 17 किलोमीटर डिस्टेंस है सर। हरमाड़ा से चोमू की डिस्टेंस कितनी है, 17 किलोमीटर है। तो सर हमें किसी व्यक्ति को हरमाड़ा से चोमू जाने के लिए कितना पथ ट्रैवल करना पड़ेगा, तो अंडरस्टूड 17 किलोमीटर उसको चलकर जाना पड़ेगा। हाँ, अपने इस पथ को वो ट्रैवल कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि सर वो पैदल ही निकल जाए, ठीक है, अपन पैदल यात्रा करते हैं सिंपल, तो पैदल साफ सैलफी निकल जाए। एक तरीका ये है कि वो साइकिल लेकर निकल जाए, मोटरसाइकिल लेकर निकल जाए, ठीक है, या फिर वो बस के द्वारा चल जाए। तो आप देख रहे हैं कि हरमाड़ा से चोमू जाने के लिए उसको कितना ट्रैवल करना होगा, 17 किलोमीटर। अब उसको ट्रैवल करने के तरीके बहुत सारे हैं उसके पास में। अगर वो खुद पैदल यात्रा कर ले तो भी वो चोमू तक पहुंच जाएगा, वो बाइक बस चला जाएगा तो भी वो चोमू पहुंच जाएगा। पर दोनों में डिफरेंट क्या है सर, ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है वो तो 17 किलोमीटर ही होगी, पर अगर आप पैदल यात्रा करते हुए चलोगे आप, ठीक है, तो आपको 17 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में या ट्रैवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा। और यदि हम बस के द्वारा जाएंगे तो हमें जाना तो 17 किलोमीटर ही है, हमारा जो ट्रैवलिंग पथ है हमारे द्वारा तय गई जो पथ की लंबाई है वो 17 किलोमीटर ही होगी, लेकिन हमें वहां जाने में या 17 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में हमें टाइम कम लगेगा, पर डेफिनेटली जाना तो 17 किलोमीटर ही होगा। तो कुल मिला के डिस्टेंस क्या है, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ। एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाना चाह रहे हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वस्तु या व्यक्ति को कितना पथ तय करना पड़ता है, उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या होती है, तो उसी को हम बोलेंगे दूरी। तो यही डेफिनेशन है, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है या तय किया गया जो पथ होता है सर वही कौन होता है, दूरी कहलाता है। ओके, नाउ सर विस्थापन क्या है, सर विस्थापन क्या है, तो देखो विस्थापन भी सेम डेफिनेशन है। हमने दूरी में क्या बोला, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। सर विस्थापन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप देखो यहाँ पर भी हम ये बोलेंगे किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ, तय किया गया कुल पथ विस्थापन भी कहलाता है। तो क्वेश्चन बनता सर जब सेम ही डेफिनेशन है तो फिर हम दो अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ दूरी भी है, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ विस्थापन भी है। तो
तो फिर सर हम दो अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? आप तो डिस्टेंस ही बोल दो, विस्थापन क्यों बोल रहे हो? तो देखो एक माइनर इनमें डिफरेंस होता है कि सर ट्रैवलिंग जो दूरी है सर वो भी क्या है, तय किया गया पथ, और जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है सर वो भी क्या होता है, तय किया गया पथ होता है। पर डिस्प्लेसमेंट जो हम काउंट करते हैं सर वो करते हैं निश्चित दिशा। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को हम जो निर्धारित करते हैं या उसकी जो गणना करते हैं सर वो एक निश्चित दिशा में करते हैं। तो यहाँ हम एक वर्ड ऐड करेंगे इसमें, बोलेंगे तो वही वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी भी है और तय किया कुल पथ क्या है, विस्थापन भी है। पर यहाँ हम एक वर्ड यूज करेंगे निश्चित दिशा में। ठीक है, निश्चित दिशा में तय किया गया पथ क्या होगा, विस्थापन होगा। तो अब विस्थापन क्या हुई, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया जो कुल पथ होता है सर वो विस्थापन कहलाता है। तो समझ में आया, दूरी और विस्थापन सर कोई डिफरेंस नहीं है। जो डेफिनेशन दूरी की है सर वही कौन है, विस्थापन है। यहाँ हम बोलते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाती है। और सर विस्थापन में हम बोल देंगे कि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की जो लंबाई है या तय किया गया जो पथ है सर वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन की हम एक सेकंड डेफिनेशन और दे सकते हैं, विस्थापन की हम एक सेकंड डेफिनेशन और दे सकते हैं सर। क्या, सपोज कीजिए कोई वस्तु या व्यक्ति है, इनिशियल पोजीशन में पॉइंट ए पर है, बिंदु ए पर है, फिर वो ट्रैवलिंग करता है, चलता है और वो फाइनली कहां पहुंच जाता है, पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। इनिशियल में क्या है, प्रारंभिक स्थिति का है वस्तु की बिंदु ए पर, फिर वो फाइनलाइज ट्रैवलिंग करता है, जाता है और कहां पहुंच जाता है सर, बिंदु बी। अंतिम बिंदु कौन सा है उसका, बी है। अंतिम अवस्था क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, पॉइंट बी है। तो सर बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बताओ सर यहाँ विस्थापन कितना होगा। तो एक डेफिनेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की जो अंतिम स्थिति है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है या अंतर होता है सर वो भी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। वो भी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन की दो डेफिनेशन, एक तो ये बोलो वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया पथ सर क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। या फिर ऐसा ये भी बोल सकते हो कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व वस्तु की अंतिम स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व वस्तु की अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है सर वो भी विस्थापन कहलाता है, सर वो भी विस्थापन कहलाता है। तो डेफिनेशन समझ में आई कि हम डिस्टेंस किसे कहेंगे, दूरी किसे कहेंगे, विस्थापन किसे कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी है, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाता है। और अगर आप इसमें दिशा इंक्लूड कर लोगे तो हम बोलेंगे कि वो क्या कहलाएगा, विस्थापन किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया पथ विस्थापन कहलाता है। या फिर बोल दो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की जो अंतिम स्थिति है उसका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो आप देख लें सर विस्थापन में हमने किसका उपयोग किया सर, डायरेक्शन का। हमने दिशा को इन्वॉल्व कर दिया, इसलिए हम कहेंगे कि विस्थापन में दिशा कंपल्सरी होती है, दिशा को हम शामिल करेंगे, इसलिए विस्थापन क्या होगा, सदिश राशि। जबकि दूरी में हम दिशा शामिल नहीं करते, दूरी में हम दिशा शामिल नहीं करते, इसलिए दूरी क्या होगी, अदिश राशि होगी। और अभी आपको कुछ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि दूरी की जब कैलकुलेशन होती है तब उसमें दिशा का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए दूरी कौन है, अदिश राशि। और सर जब विस्थापन आप निकालेंगे तो सर विस्थापन की जो कैलकुलेशन होगी, जो विस्थापन की गणना करते हैं सर वो दिशा से प्रभावित होगी, इसलिए विस्थापन कौन है, सदिश राशि है। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें हम दूरी और विस्थापन कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सपोज कीजिए इनिशियल पोजीशन में कोई वस्तु या व्यक्ति बिंदु ए पर है, फिर वो बिंदु ए से सपोज करो सर 40 किलोमीटर चलकर आता है, बिंदु बी तक चल के आ जाता है। कितना चल के आया सर, 40 किलोमीटर, और कहां पहुंच गया सर, बिंदु बी पर पहुंच गया। अब यहां सर वो स्टॉप नहीं करता है और सर इसी डायरेक्शन में आगे और मूव करता है, फॉरवर्ड करता है और पॉइंट बी से कहां सर, पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। और लेट अस सपोज सर 20 किलोमीटर ट्रैवलिंग और कर देता है, लेट अस सपोज सर 20 किलोमीटर ट्रैवलिंग और करता है। तो बताइए सर इस फर्स्ट क्वेश्चन में दूरी कितनी होगी, सर दूरी भी हमें निकालनी,
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, विस्थापन कितना होगा सर, वो भी हमें, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा कि सर पहले वस्तु कहां पे थी, बिंदु ए पर, फिर ए से कहां पहुंच गई, बिंदु बी पर, कितना हुआ सर 40 किलोमीटर चला, फिर वो बी से उसी डायरेक्शन, उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, उसी डायरेक्शन में 20 किलोमीटर और चलती है और फाइनल पॉइंट सी पर पहुंच जाती है। तो बताओ इस ट्रैवलिंग में डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो देखो जब भी आप दूरी निकाल रहे हैं, जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो हमें केवल और केवल इतना देखना है कि वस्तु को कुल कितना चलना पड़ा, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा जो ट्रैवलिंग पथ है वो टोटल कितना है, कुल कितना चलना पड़ा, बस वो देख लीजिए। वो कौन होता है आपका डिस्टेंस, वो क्या होगी आपकी दूरी होगी। और यदि आप विस्थापन कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो विस्थापन कैलकुलेट करने के लिए आपको सेकंड डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या है सेकंड डेफिनेशन, तो बताई तो दी अपने कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है सर, वो क्या कहलाता है सर, विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जब दूरी निकालनी हो तो केवल ये देखो टोटल कितना चलना पड़ा, वो कौन होगा, डिस्टेंस। और सर जब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन निकाल रहे हो तो फिर आपको केवल ये देखना है कि वस्तु प्रारंभ में कहां है, वस्तु अंत में कहां है, उन दोनों के बीच का अंतर, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य का जो अंतर होगा तो वही कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब आप अप्लाई करिए फर्स्ट क्वेश्चन। सर बताइए यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस में क्या देखना है, कुल कितना चलना पड़ा। तो देखो पहले वस्तु ए से कहां आई, बी, कितना चल रही है 40 किलोमीटर, फिर सर बी से वो कहां गई, सी पर, कितना और चलना पड़ा 20। तो सर टोटल कितना चलना पड़ा, तो सर 40 यहाँ चल रहा है, 20 यहाँ चल रहा है, तो टोटल कितना था 60 किलोमीटर चला। तो सर टोटल जो ट्रैवलिंग है सर वही कौन होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितने था 60 किलोमीटर, कितना हो गया सर 60 किलोमीटर हो। अब सर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है कि सर विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो सर विस्थापन के लिए बता दो दिया आप, ये देखो वस्तु प्रारंभ में कहां है, फिर आपको देखना वस्तु अंत में कहां है, उन दोनों के बीच का अंतर, वस्तु प्रारंभ में कहां है, वस्तु अंत में कहां है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा सर वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो यहाँ पर प्रारंभ में वस्तु कहां पर थी सर, पॉइंट ए पर, फाइनलाइज अंत में वस्तु कहां पर है, पॉइंट सी पर। तो सर ये है प्रारंभ स्थिति सर और ये है अंतिम स्थिति सर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर आप निकाल लीजिए सर, वही कौन होगा, विस्थापन। तो बताओ ये है प्रारंभ स्थिति और ये है अंतिम, तो वही इसका अंतर कितना है सर, 40 प्लस 20 कितना है सर 60, कितना अंतर होता है बीच में सर 60। तो आप देखो यहाँ देखें तो सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 60 किलोमीटर। माना कि सर डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम आया, ठीक है, पर आगे चल के चेंज होने लगेगा। ठीक है, अभी तो आपको सेम दिख रहा है, पर जैसे हम आगे चलेंगे तो चेंज लगेगा। ठीक है, पर डेफिनेशन हमें यही यूज करनी है, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, पर जब भी डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आप केवल ये देखें कुल कितना ट्रैवल हुआ, कुल कितना चलना पड़ रहा है सर, वो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। और सर जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपको ये देखना है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कितनी है और वस्तु की अंतिम स्थिति कहां पर है, उन दोनों के बीच का अंतर, वस्तु प्रारंभ में कहां है, वस्तु अंत में कहां है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा सर वही कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज किया। सपोज कीजिए सर ये वस्तु पॉइंट डी पे थी प्रारंभ में, सर ए से कहां आ गई, बी पर आ गई सपोज, और सर कितना सर 40 किलोमीटर चल के आए। ओके, सेम क्वेश्चन ही है। अब सर सपोज करो उसको 20 हो चल रहा है, तो जरूरी है क्या सर 20 उसी डायरेक्शन में चले, क्या जरूरी है उसी डायरेक्शन में चलने, क्या हम वापस नहीं लौट सकते हैं क्या। तो हमने सेकंड क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया और कह रहे हैं कि सर वापस से वो लौट रहे हैं और पॉइंट सी पर आ जाते हैं, और कितना रिटर्न बैक करेंगे आप सर 20 किलोमीटर रिटर्न बैक करेंगे। पहले आया ए से बी और फिर वापस बी से सी, वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं और कितना रिटर्न बैक करेंगे आप 20 किलोमीटर। तो फिर से इक्वेशन बना और वापस से आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, दूरी, और फिर से यहाँ से क्या निकालना है, विस्थापन। वापस से क्या निकालो, दूरी, और वापस से क्या निकालो, विस्थापन। तो निकालिए सर, बताइए सर दूरी कैसे, विस्थापन कैसे, तो बता दिया था हमने।
तो दूरी निकालने के लिए आपने बताया कि ये देखो कुल कितना चलना पड़ रहा है, हमें डायरेक्शन काउंट नहीं करनी, वो उसी दिशा में गया या डायरेक्शन में चेंज कर ली, एंटी डायरेक्शन में आ रहा है, सर ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो केवल और केवल इतना कुल कितना चलना पड़ रहा है। तो बताओ ये जो ट्रैवलिंग हुई, पहले ए से कहां गया, कितना चला 40, फिर बी से कहां गया सी, कितना और चल गया 40, माने से डायरेक्शन चेंज कर ली, पर डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन को फोकस नहीं करना है, केवल हमें देखना है पहले कहां था ए से बी, तो पहले कितना चल रहा है 40, तो बाद में बी से कहां है सी, तो कितना चल गया 20, तो टोटल कितना चल रहा है 60। तो आप देखो डिस्टेंस अभी भी कितनी है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस अभी भी कितनी है 60 किलोमीटर है। ओके सर डिस्प्लेसमेंट देखो सर, क्या डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 60 है क्या सर, डिस्प्लेसमेंट जो आप निकाल रहे हो सर वो भी क्या अभी 60 है क्या, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट को गौर करेंगे तो सर निकाल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, बता आपने कि वस्तु प्रारंभ में कहां है उसे देखिए, वस्तु एंड में कहां है अंत में कहां है सर उसे देखिए, दोनों के बीच का अंतर, तो बताओ सर प्रारंभ में कहां है सर ए पर, एंड में कहां है सर सी पर, तो सर इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभ में कहां है ए, एंड में कहां है सी, हमें तो देखना बीच में बी पे गई वापस आई बी से में, हमें तो देखना प्रारंभ में कहां है ए और अंत में कहां है सी, तो इन दोनों के बीच का अंतर बताओ ये कितना है, तो निकालो ये कितना था 40, कितना रिटर्न में कर गया 20, तो ये कितना बचा 20, ये कितना बचा 20, तो आप देखो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तब वो 20 किलोमीटर आया। तो क्या समझ में आ रहा है, आपने देखा कि जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की, जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की तो किसका मान इफेक्ट हुआ सर डिस्प्लेसमेंट का, जब डायरेक्शन देखो ट्रैवलिंग वही है 40-20, यहाँ भी सर 40-20 की है, पर यहाँ आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की और यहाँ आपने डायरेक्शन चेंज की, तो डायरेक्शन चेंज करते ही किसके मान पे इफेक्ट आया तो डिस्प्लेसमेंट पे, पहले कितना था 60, अब कितना आया 20, तो आप देख रहे हैं कि विस्थापन दूरी दिशा से प्रभावित होता है, विस्थापन दिशा से प्रभावित होता है, जबकि दिशा चेंज करने के साथ दूरी के मान में कोई चेंज नहीं है, पहले भी कितना था 60, डायरेक्शन चेंज कर लिया तो भी कितना है 60, तो क्या समझ में आ रहा है कि दूरी दिशा से प्रभावित नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दिशा से प्रभावित होता है, और मैंने बताया कि जो दिशा से प्रभावित नहीं हो, जिसमें दिशा नहीं हो वो कौन है अदिश, और जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा जो दिशा से प्रभावित होता हो तब वो कौन है सदिश, तो आप कह सकते हैं दूरी कौन है अदिश राशि और विस्थापन कौन है सदिश राशि, विस्थापन क्या है सदिश राशि। ओके नाउ अब और थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन कैसा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में लीजिए, अब हम ले रहे हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये पॉइंट ए पे था, बस पहले पॉइंट ए से कहां गया बी, ठीक है सर 40 किलोमीटर चला गया, फिर सर वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं सर वापस से ए पर आ जाते हैं, ए से गया बी और बी से वापस आया ए, आ सकता है ए से गया बी और फिर बी से वापस आ गया ए, तो फाइनल पॉइंट कौन है सी, पर वो कहां पर आ गया सर ए पे ही आ गया, कहां पर आ गया है ए पर ही आ गया, अब ऐसा कहां होता है, बिल्कुल आप देखो हम ये कह सकते हैं कि हम घर से कहां गए स्कूल, और स्कूल से वापस कहां गए घर में, तो देखो होम टू स्कूल, पर स्कूल से वापस रिटर्न बैक क्या है होम, हुआ कि नहीं हुआ, तो जहां से गए वापस वहां आ रहे कि नहीं आ रहे, तो ऐसे ट्रैवलिंग भी हम करते हैं कि ए से गए बी और वापस बी से कहां आ गए ए, प्रारंभिक स्थिति वहीं पर आ गए, मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है एक ही है, तो बताओ सर यहाँ दूरी कितनी होगी सर, यहाँ विस्थापन कितना होगा, तो कोई इश्यू नहीं सर, क्वेश्चन तो बदल रहा हो, निकालने का जो मेथड है सब तो सेम ही रहेगा, आपने बता दिया सर जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना है सर, डिस्टेंस निकालते समय हमें देखना है कि कुल कितना चलना पड़ा, और सर विस्थापन निकालने के लिए हमें देखना प्रारंभ में वस्तु का है और अंत में वस्तु का है, उन दोनों का अंतर, ठीक है सर। सबसे पहले दूरी देखोगे, तो सर दूरी में तो कुल ट्रैवलिंग देखनी, पहले कहां गया ए से बी, कितना चला 40, फिर बी से वापस कहां आया ए पर, सी पर आके कितना चला सर 40, तो टोटल कितना चला सर 40 प्लस 40 कितना हुआ सर 80 किलोमीटर, तो सर डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, और सर डिस्प्लेसमेंट देखिए आप यहाँ पे कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट देखो ए से कहां गया बी, फिर वापस बी से कहां आ गया सी, या वापस ए पर ही आ गया, तो आप देखो प्रारंभ में भी कहां पर था ए पर और एंड में भी कहां पर है ए पर, तो वस्तु की
प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या एक ही बिंदु पर है क्या? तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 0। 40 गया, 40 वापस आ गया, तो अंतर कितना हुआ सर? पहले भी यही था a पर, तो एंड में भी a पर है, तो सर यहाँ अंतर कितना है? 0। तो आप देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मान 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मान, विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है, जबकि आप देखेंगे चल के आगे कि दूरी का मान कभी भी 0 नहीं मिलेगा। दूरी का मान कभी भी 0 नहीं मिल सकता, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है। आगे का क्वेश्चन आपको और आगे करिए। जैसे सब क्वेश्चन करेंगे सर हमें कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, ठीक है? सर क्या किया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आप ए पर थे, ए से कहां गए सर? बी पे चले गए सर, 40 किलोमीटर चले गए और सर फिर बाद में वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं सर, वापस से लौट रहे तो है मैंने 40 किलोमीटर और वापस से उसने क्या बैक किया और बैक करके कहां तक आता है? ए तक, और सर ए पे नहीं रुकता सर, ए से वापस और आगे निकल जाता है और 40 पर आ जाता है, 40 पर आ जाता है। तो पहले कितना गया? 40, और सर रिटर्न बैक करते समय कितना आ गया सर? 50 किलोमीटर चल के आ गया। बस इतना समझ आ रहा है क्वेश्चन? पहले कहां था? ए से कहां गया? बी। कितना चल के गया सर? 40 किलोमीटर। फिर सर उसने क्या किया? रिटर्न बैक किया, और सर रिटर्न बैक करके बी से वापस ए तक, ए पे गया होगा, बी से ए को सर क्या आगे निकल रहा है सर? आगे निकल गया, और कितना आगे निकल गया सर? 10 किलोमीटर और चला गया, तो सर कितना हुआ टोटल? 50 किलोमीटर चल। तो सर बताइए अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और सर विस्थापन यहाँ पे कितना होगा? विस्थापन यहाँ पे कितना होगा? बताइए सर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर डिस्टेंस निकालिए। सर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बता दो दिया आपने। सर डिस्टेंस निकालने के लिए केवल हम क्या देखते हैं सर? कुल कितना ट्रेवल किया, कुल कितना चलना पड़ा, ठीक है? तो पहले कहाँ गए? ए से बी, कितना चला? 40। फिर बी से कहाँ आए? सी तक, कितना चला? 50। तो टोटल कितना चलना पड़ा सर? टोटल चलना पड़ा 90 किलोमीटर। सर डिस्टेंस तो कितना हुआ? 90 किलोमीटर। अब क्या निकालना चाह रहे हो सर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? देखो क्या होता है सर डिस्प्लेसमेंट, ये देखो प्रारंभिक वस्तु कहाँ है और सर एंड पे वस्तु का है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का अंतर, देखो प्रारंभिक कहाँ है? ए पर, और सर एंड में कहाँ है? सी पर। तो सर इन दोनों के बीच का अंतर ये चीज है। तो कितना है सर? आप देखो ये टोटल कितना है? 50, ये कितना है? 40, तो ये कितना बचा? 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। पर आप देखो हमारी प्रारंभिक अवस्था ये ठीक है, तो सर ये हमारा ओरिजिनल होगा जहां से हम वस्तु की स्थिति काउंट कर रहे हैं। तो देखो ओरिजिनल के इधर आप काउंट करते हो तो पॉजिटिव टेक करेंगे, और ओरिजिनल के इधर आप आओगे तो क्या टेक करेंगे? नेगेटिव। तो 10 तो है ही, पर क्या ओरिजिनल के नेगेटिव पार्ट में चला गया क्या? आप देखो ये हमारा मूल बिंदु होता है आपका ओरिजिनल, यहाँ पे +1 +2 +3 ये पॉजिटिव एक डायरेक्शन, सर इधर जाओगे तो -1 -2 -3 सर ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो ओरिजिनल के इधर चलोगे तो नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। तो सर ये 10 तो आपका कितना होगा? -10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो -10 किलोमीटर, -10 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं और सर उसमें हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ तक जो हमें कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे सर उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर डेफिनेशन आपने बताई कि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाता है। सर इसमें डायरेक्शन ऐड कर दो तो विस्थापन आ जाएगा। क्या? वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया पथ विस्थापन कहलाता है, या बोलो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर ही सर विस्थापन कहलाता है। ओके, फिर सर आपने इक्वेशन करना सिखाया हमें, ठीक है? दूरी निकालने के लिए केवल ये देखो कुल कितना चलना पड़ा, और सर विस्थापन निकालने के लिए देखो प्रारंभिक वस्तु कहाँ है और अंत में वस्तु कहाँ है, उन दोनों के बीच का अंतर। चलिए आपने इस मेथड से आपने 4 क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व किए। तो देखो इन 4 क्वेश्चन में क्या क्या रिजल्ट मिला? सबसे पहला रिजल्ट हम देखें तो हम बोलेंगे कि जो दूरी है उसका मान ऑलवेज विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। पहला रिजल्ट। आप कितने ही क्वेश्चन ले लें, कितने ही एग्जांपल्स ले लें, आप ऑलवेज क्या फाइंड आउट करेंगे कि सर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है सर वो विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। दूरी का मान विस्थापन से बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर। क्या सर अभी तक हमने जो क्वेश्चन
क्या उसमें ऐसा कुछ है क्या? देखो आप, तो बताओ दूरी कितनी है? 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60। तो सर दूरी किसके बराबर है? विस्थापन की। मतलब दूरी या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें दूरी छोटी और विस्थापन बड़ा। तो आप देखो सर दूरी 60 और विस्थापन कितना है? 60। तो सर दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है सर। तो यहाँ देखो दूरी क्या है? 60, विस्थापन कितना है? 20। तो आप देखो दूरी किससे बड़ा है? विस्थापन से। सर यहाँ देखो दूरी किससे बड़ा है? विस्थापन से। सर यहाँ देखिए सर दूरी किससे बड़ा है? विस्थापन से। तो या तो दूरी विस्थापन से बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर होगा। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है कि दूरी की वैल्यू सदैव विस्थापन से क्या होगी? बड़ी या बराबर होगी। तो सर इससे हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं साइकिल। क्या सर? डिस्प्लेसमेंट को एक बार नीचे लेकर आओ, विस्थापन को नीचे लेकर आओ। तो सर ये क्या आएगा सर? दूरी अपॉन विस्थापन। दूरी अपॉन विस्थापन की बात करोगे तो सर ये बड़ा या बराबर किससे होगा? 1 से। आप इसको जब यहाँ पर बचेगा तो अब ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा, दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा सर वो ऑलवेज क्या होगा? सर 1 से बड़ा या बराबर होगा। 1 से क्या होगा सर? बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो क्या दो रिजल्ट समझ में आए कि दूरी के वैल्यू, दूरी का मान सदैव विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा, ग्रेटर या इक्वल होगा। दूसरा सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या होगा? सर 1 से ग्रेटर या इक्वल होता है। थर्ड क्या है सर? थर्ड में आप देखो कि जो डिस्टेंस है सर उसका मान, सर जो दूरी है सर वो क्या होगी? सर ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या कहा? सर ऑलवेज पॉजिटिव होगी। दूरी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0 डिस्टेंस 0 का हो सकती है जब आप ट्रैवलिंग ही नहीं करें, आप एक ही बिंदु पे खड़े हो जाओ, आप एक ही पॉइंट पे कांस्टेंट स्टैंड कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग कितनी है? 0। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी गए तो डिस्टेंस 0 नहीं होती, पर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर हम विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें? विस्थापन की बात करेंगे तो सर विस्थापन तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये डिस्टेंस की बात करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नेगेटिव से यहाँ पे कितना है? +60, ये कितना है? +60, ये कितना है? +80, ये कितना है? +90। तो क्या आपने देखा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव आती है कि नहीं सर? डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी? पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सर डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? +60 पॉजिटिव है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? +20 सर पॉजिटिव है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है और 0 भी है। और आप लास्ट में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? -10 और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो दूरी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फोर की बात करें सर, फोर रिजल्ट क्या है? तो फोर रिजल्ट ये है कि अगर सर हम डिस्टेंस में देखें तो सर डिस्टेंस दूरी डायरेक्शन से प्रभावित नहीं होता। आप जैसे डायरेक्शन चेंज करते हो तो डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता। देखो यहाँ हमने क्या किया? पहले 40 चले फिर 20 चले, यहाँ पे पहले 40 चले फिर 20 चले। यहाँ हमने उसी डायरेक्शन में ट्रैवल किया, यहाँ हमने डायरेक्शन चेंज की। तो डायरेक्शन चेंज करते ही आप देखो दूरी पे इफेक्ट आएगा नहीं सर? पहले भी कितना है? 60, अभी भी कितना है? 60। तो सर डायरेक्शन डिस्टेंस को प्रभावित नहीं कर रही। जबकि डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो सर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज करते ही चेंज हो गया। पहले कितना था? 60, अब कितना हो गया? 20। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस या दूरी दिशा से प्रभावित नहीं होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है सर वो डायरेक्शन से या दिशा से प्रभावित होता है। और जिसमें दिशा हो या दिशा से प्रभावित हो वो कौन होता है? वेक्टर। और जिसमें डायरेक्शन नहीं हो या डायरेक्शन प्रभावित नहीं होता वो कौन होता है? स्केलर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी दूरी है सर वो तो कौन है? अदिश राशि। वो तो कौन है सर? अदिश राशि। और सर अगर हम विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें सर? विस्थापन की, तो सर ये एक सदिश राशि। तो ध्यान रखना दूरी कौन है? अदिश राशि है और विस्थापन कौन है? सदिश राशि है। दूरी कौन है? सदिश
दूरी तो अदिश राशि है और विस्थापन कौन है, सदिश राशि है। देखो इसके बेसिस पे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया क्या सर, चाल की बात करो सर चाल कौन है सर, दूरी है कौन सा सर, ये सदिश या अदिश है सर। वेग की बात करो सर, ये कौन है सर, ये है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय की बात करो तो सर देखिए चाल सदिश की दिशा और विस्थापन वेग सदिश है। तो हमने आपको पहले बताया था कि आगे चल के समझ आएगी। तो सदिश या अदिश कैसे दिखता है, तो आप देखो कभी भी आपको सदिश सदिश देखना हो तो आप उसके फॉर्मूले पे फोकस करिए, उसके फॉर्मूले पे फोकस करिए और आप देखें कि फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में देखो कौन है, दूरी और समय है, यहाँ सर विस्थापन और समय। तो आपको के लिए देखना है कि सर राइट हैंड साइड में अगर डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड में यदि किसी ड्रम में डायरेक्शन है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं होगी। क्या कहा सर, हमें देखना है चाल सदिश के अदिश। तो आप चाल का फॉर्मूला लिखें, वेग का फॉर्मूला लिखें और आप क्या देखें कि क्या राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है क्या। अगर राइट हैंड साइड में दोनों वेक्टर हैं या दोनों में से एक भी वेक्टर है तो फिर डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में भी डायरेक्शन होगी या वेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब आप देखो यहाँ पे सर हमें देखना है कि चाल स्केलर है कि वेक्टर है, चाल स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो कैसे देखो, आप यहाँ देखेंगे तो सर समय बता दिया सर, समय में कोई डायरेक्शन नहीं होती। और अभी भी आपने देखा सर दूरी भी कौन है, स्केलर है, दूरी में भी कोई दिशा नहीं होगी, दूरी कौन है, अदिश राशि है। तो आप देखो समय भी कौन है, अदिश, दूरी भी कौन है, अदिश। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन है क्या सर, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है तो फिर डेफिनेटली सर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो दूरी भी कौन है, अदिश, समय भी कौन है, अदिश। तो डेफिनेटली सर चाल भी क्या होगी, अदिश। तो ये देखने का बहुत सिंपल तरीका होगा, हम इसको बहुत जगह अप्लाई करेंगे कि अगर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी और राइट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप देखो दूरी कौन है, अदिश, समय कौन है, अदिश। तो डेफिनेटली चाल भी कौन होगी, अदिश। अब आप आगे बढ़िए सर, यहाँ देखिए समय कौन है, अदिश। माना कि समय में कोई दिशा नहीं, माना कि समय में कोई दिशा नहीं है। तो देखो कौन है सर, डिस्प्लेसमेंट है, कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हम बता चुके हैं, ये कौन है, वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन है, सदिश है। तो देखो माना कि समय में दिशा नहीं है लेकिन विस्थापन में तो दिशा है, डिस्प्लेसमेंट में तो दिशा है। और मैंने क्या कहा कि अगर राइट हैंड साइड में किसी एक ड्रम में भी किसी एक पथ में भी डायरेक्शन है तो वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन होगी। तो माना कि समय में डायरेक्शन नहीं होती लेकिन विस्थापन कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन है, इसलिए वेग में भी डायरेक्शन होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ समझ में आ रहा है चाल कौन है, स्केलर, और वेग कौन है, वेग कौन है बताइए सर, वेग है, ये है स्केलर और ये कौन है, वेक्टर। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ बताया कि दूरी कौन है, अदिश, स्केलर और वेक्टर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट कौन है, वेक्टर। अब आपने देखा सर यहाँ जो चाल और स्पीड वो कौन है सर, स्केलर, और सर जो डिस्प्ले और वेलोसिटी है तब वो क्या होगा, वेक्टर। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल हम डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है सर उसके कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। आप देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमने क्वेश्चन किया आपके लिए कि ऐसा ट्रैवलिंग हो रही है कि लेट अस सपोज पहले पॉइंट ए पे था और फिर ये 4 मीटर ट्रैवलिंग करके पॉइंट बी पर आ जाता है। एक वस्तुलीय व्यक्ति है जो पहले पॉइंट ए पर है, फिर ट्रैवलिंग करके पॉइंट बी पर आ गया, फिर सर बी से ट्रैवलिंग करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और सर पॉइंट सी पर आ जाता है और सर 3 मीटर की ट्रैवलिंग करता है, 3 मीटर की ट्रैवलिंग करता
उसमें कितनी डिस्टेंस होगी और सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस तो कितनी होगी और सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सब फाइंड आउट करें। बहुत सिंपल सर बता दो दिया कि सर डिस्प्लेसमेंट तो केवल हमें देखना है टोटल कितना ट्रैवल करना पड़ा, टोटल कितना चलना पड़ा। तो सर बताइए, पहले ए से बी गया 4 मीटर चला, फिर बी से सी गया 3 मीटर चला। डायरेक्शन पे फोकस नहीं करना, केवल आप देखो टोटल पहले कितना चल रहा है 4 मीटर, भी कितना चला 3 मीटर, तो सर टोटल कितना हुआ सर 7 मीटर। तो ये लो सर ट्रैवलिंग तो हमने डिस्टेंस तो हमने निकाल ली। अब इसके बाद में सर डिस्प्लेसमेंट और निकालिए सर, डिस्प्लेसमेंट निकाले सर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी आपने बोला था कि आपको ये देखना होगा कि वस्तु प्रारंभ में कहां है और वस्तु अंत में कहां है। तो देखो प्रारंभ में कहां है ए पर, अंत में कहां है सी पर। तो सर इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए, पर मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर ऐसे नहीं कर सकते 4 + 3 ऐसा तो नहीं आएगा। ध्यान रखना अंतर हमें चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा अंतर चाहिए। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि वस्तु के प्रारंभिक और फाइनल की जो पोजीशन है सर उसमें हमें डिफरेंस चाहिए होता, अंतर चाहिए होता, पर कैसा चाहिए सीधा। आप ऐसे नहीं कर 4 + 3 सब डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं, आपको ये सीधा अंतर लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सर ये है हमारा एसी, ये जो हमारा एसी होगा सर ये क्या होगा विस्थापन होगा, ये हमारा विस्थापन होगा। सर कैसे निकालें, सर आप निकाल सकते हैं सर पाइथागोरस प्रमेय यूज करें। क्या होता है सर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा सर, ये होगा AC² बराबर कितना होगा सर AB² प्लस BC का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए AC चाहिए सर, तो सर क्या होता है सर कॉर्ड स्क्वायर कितना होता है सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। बताओ AB कितना है सर 4 का स्क्वायर, BC कितना है सर 3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा सर आप देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना होगा 9, तो कितना हुआ सर 25। तो सर AC² कितना हुआ 25। बस सर हमें तो AC चाहिए, यही तो हमारा है। तो कौन है सर डिस्प्लेसमेंट है, तो AC कितना होगा सर रूट ऑफ 25, तो कितना आने वाला सर 5। तो आप देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया 5। तो इस तरह से फाइंड आउट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। उसने कहा कि एक पार्टिकल है या कोई वस्तु या व्यक्ति है सर, वो क्या करता है अपने ट्रैवलिंग में एक सर्किल चल के आता है। ट्रैवलिंग में उसने कैसे ट्रैवलिंग की सर, सर्किल पाथ पर मोशन की है। इनिशियल में पॉइंट कहां पर है ए पर है और फाइनल में भी पॉइंट ए पर ही आ जाता है। पूरा सर्किल कवर करके आ गया, पूरा सर्किल चल के आ गया। और ऐसा सर्किल जिसका रेडियस कितना है सर, जिसका रेडियस स्मॉल आर या कैपिटल मान लेट अस स्मॉल आर मान लीजिए। एक सर्किल पर पूरा चल के आया, कंप्लीट पूरा एक राउंड किया उसने। तो बताइए जिसका रेडियस कितना है सर स्मॉल आर है। बताइए सर यहाँ पूरे चक्कर में पूरा एक रोटेशन लगाना है, इस पूरे रोटेशन में सर डिस्टेंस कितनी होगी और सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितनी होगी, सर कैसे निकालना, बहुत सिंपल सर। डिस्टेंस तो आपने क्या बोला कुल कितना चलना पड़ा, हमें कुल कितना चलना पड़ता है सर, वो क्या होता है डिस्टेंस। और सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है इनर्शियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। ओके सर बताओ यहाँ पे वो सर्किल चल रहे हैं सर, प्रारंभ में कहां था ए पर, फिर ये पूरा ऐसे चल के आया ऊपर के पूरा चल के आया, ठीक है। तो बताओ कितना चल के आया सर, जितनी इसकी परिधि है, बोलो कितना चल के आया। बोलो इस सर्किल की जो सर्कल फ्रेम है, सर्किल का जो सर्किल फ्रेम है सर उतना वो चलना पड़ेगा। तो कितना चलेगा सर, जितनी इसकी परिधि है तो कितना होगा सर, रेडियस कितना है r, तो सर्कल फ्रेम कितना होता है सर 2πr। तो आप देखो इसकी जो डिस्टेंस है वो तो कितनी आ जाएगी 2πr। टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस यहां से चला पूरा जो सर्कल में चल के आ गया, तो कितना चला सर 2πr। अब सर डिस्प्लेसमेंट देखो, आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं तब बता दो दिया। प्रारंभ में का है और एंड में का है, प्रारंभ में का है ए पर, एंड में का है सी पर, सर इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखो प्रारंभ में कहां था ए पर और एंड में भी कहां है ए पर, तो क्या प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर आ गई है। तो जब एक ही बिंदु पर है प्रारंभिक और फाइनल, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ 0। तो सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 6। अब सर देखो 7 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसे किया कि सर उसने हाफ सर्किल ही चला, पहले ए पे था सर ये चल के इसमें से आ गया और कहां चला सर ये बी पर चला। ऐसे सर्किल चल रहा है, इस सर्किल का रेडियस पे कितना लिखा है सर स्मॉल आर,
ए से कहां गया, हाफ सर्किल चलता है, कितना चलता है, हाफ सर्किल चलता है। तो चलो बताओ दिस टाइम इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस बार इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको यही देखना है डिस्टेंस में को टोटल कितना चलना पड़ रहा है, और सर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन में क्या देखना, वस्तु प्रारंभ में क्या है, वस्तु अंत में क्या है, उन दोनों के बीच का अंतर। तो बताओ यहाँ पूरा सर्किल चल के आ गया था तो कितना चलना पड़ा, 2 पाई, तो डिस्टेंस 2 पाई। अब बताओ यहाँ टोटल ट्रैवलिंग देखो सर कितनी आएगी, सर ए से कहां गया, सर कितना चला, तो बताइए हाफ सर्किल चल रहा है, कितना चल रहा है, हाफ सर्किल। तो अंडरस्टूड है, इसका जो सर्कल फिर पूरा चला तो 2 पाई है। अब सर यहाँ पे हाफ चल रहा है तो कितना चलना पड़ेगा, सर परिधि जो 2 पाई आ रहा है सर उसका कितना कर दो हाफ, तो सर जो डिस्टेंस वो कितना होगा सर पाई आर, कितना होगा पाई आर। सर आप बताइए सेकंड, सर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन निकालना हो तो सर वो तो जानते हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर। तो आप देखो प्रारंभिक कहां है, ए पर, अंत में कहां है, बी पर। तो सर इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर आप ये वक्री अंतर नहीं ले सकते, ठीक है, कर्व रूप में नहीं ले सकते, कौन सा लेना सर, स्ट्रेट सीधा अंतर। तो सर ये अंतर आएगा, सर ये अंतर चाहिए, यहाँ से ए से बी सीधा अंतर चाहिए, प्रारंभिक और दूसरे के बीच का सीधा अंतर क्या चाहिए, सीधा अंतर चाहिए, ठीक है। ये कर्व घुमाववाला अंतर नहीं चाहिए, स्ट्रेट। तो बताओ ए से बी के बीच का अंतर कितना है सर, ये सेंटर है तो ये कितना है आर, तो ये कितना है आर, तो ये आर प्लस आर कितना हुआ 2r। तो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r। तो क्या आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बदलेंगे बेटा, ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में केवल क्वेश्चंस का वेरिएशन आता है, निकालने में मेथड में कोई चेंज नहीं होता है। आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, कितनी ही प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर लीजिए, आपको ऑलवेज एक ही बिंदु फोकस करना है कि जब डिस्टेंस निकाल रहे हो तो हमें केवल ये देखना है कुल कितना चलना पड़ रहा है, कितना चलना पड़ा 4 + 3 7, या कितना चलना पड़ा सर पूरा सर्कल फिट 2 पाई आर। तो यहाँ कितना सर हाफ सर्कल फिट 2 पाई आर का आधा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो सर प्रारंभ में क्या है वस्तु और अंत में क्या है, उन दोनों के बीच का अंतर, अंतर भी कैसा सीधा, अंतर भी कैसा सीधा, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं, आप भी और प्रैक्टिस करिए। तो ये मैंने क्वेश्चंस क्लियर है आपको। तो इस तरह से मैंने यहाँ आज के लेक्चर्स में हमने किसकी बात की है सर, कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को लेकर हमने बात की। वैसे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम थर्ड लेसन में जाएंगे, जब 11th के थर्ड लेसन में चलेंगे तो सर वहाँ पूरा ब्रीफ कर रखा है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो वहाँ ढंग से पढ़ेंगे वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने, वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, या वेक्टर को एडिशन करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो वो तो काफी लेंथी चैप्टर है, फिलहाल हमने शॉर्ट में बताया कि हम सदिश और अदिश राशियों का निर्धारण कैसे करते हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हम डिफरेंट जो भौतिक राशियां वो ले रहे हैं, उनकी डायमेंशन लिख रहे हैं, फिर उनका यूनिट मात्रक बना रहे हैं, ठीक है। और इस लास्ट में ये देख रहे हैं कि सर कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर देखना आगे आपको बहुत सिंपल तरीके से देख पा रहे हैं हम लोग, तो हम आगे की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा, ओके थैंक यू।